दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2026-27 में किसी भी कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, डीएलएड या कोई भी डिग्री डिप्लोमा का फ्रेश या रिन्यूअल फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इस बार यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए कुछ नए डॉक्यूमेंट लगा दिए गए हैं और नियमों में कुछ परिवर्तन भी कर दिया गया है, जिसको मैं आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल, यूपी स्कॉलरशिप विद्यालय नोडल अधिकारी प्रयागराज। अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सभी ऑफिस लेवल की अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भरना है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस बार लगने वाले हैं, और जिनका रिन्यूअल फॉर्म इस बार सत्र 2026-27 में भरा जाना है तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसको भी हम बाद में बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भरा जाना है तो उनके लिए सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने इसके पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब दोबारा से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। और जो स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके सिंपल तरीके से आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन मोबाइल से कर सकते हैं। अब ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों, जो ये आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका एड्रेस दिया रहता है तो वो एड्रेस जो है वो आपका यूपी का ही होना चाहिए। आप यूपी के किसी भी जिले के निवासी होंगे और आपके आधार में यूपी का ही एड्रेस लिखा होगा, तभी आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपके आधार में जो एड्रेस है वो यूपी के अलावा अन्य किसी भी जगह का है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो अगर इन सब जगहों का है तो सबसे पहले आपको अपने आधार में एड्रेस चेंज कराना होगा, तभी आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिया गया है आधार से लिंक मोबाइल नंबर। तो आपके आधार में कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो एक्टिव हो। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए दिया गया है एक कोई भी ईमेल आईडी। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक ईमेल आईडी भी देनी होगी, तो आपको एक अपनी ईमेल आईडी कोई भी बना लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ 4 नंबर पर देखिए दिया गया है हाई स्कूल की मार्कशीट। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के बाद किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपने माता पिता और अपना नाम भरना है। जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होगी वही नाम आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय भरना है। और आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तब आप अपने कॉलेज में पूछ सकते हैं कि वहाँ पर आपका नाम या पिता का नाम, माता का नाम जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भरना है। क्योंकि दोस्तों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा केवल ओटीआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम बताते हैं कि अब आपको अगर फॉर्म भरना है तब वहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो सबसे पहला जो है वो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक ओटीआर नंबर ऑनलाइन तरीके से मिलेगा, तो वही ओटीआर नंबर फॉर्म को भरते समय लगेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर पर देखिए दिया गया है पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो। तो दोस्तों, ये जो है ये पहले लगता था आपकी फ़ोटो, अब जो है वो आपका आधार वेरिफिकेशन होता है तो आपके आधार में जो भी फ़ोटो होगी वो ऑटोमेटिक कैप्चर होके आपके फॉर्म पर लग जाएगी। तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय आपको जो है वो फ़ोटो नहीं देना है। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है हाई स्कूल की मार्कशीट। तो दोस्तों, आप कक्षा 10 के बाद किसी भी कक्षा जैसे 11, 12 बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर हाई स्कूल का मार्कशीट देना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसी के बेस पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर चौथे नंबर पे देख सकते हैं दिया गया है पिछली कक्षा की मार्कशीट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसके पहले वाली कक्षा का मार्कशीट यहाँ पर देना होगा। फॉर्म को भरते समय गत वर्ष का पूर्णांक और वर्तमांक ये सारी डिटेल भरनी होती है। मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट देना होगा
और 12वीं की मार्कशीट देना होगा और बीए फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। पर 5वें नंबर पर देखिए दिया गया है वर्तमान कक्षा के प्रवेश की फीस रसीद। तो आप जिस कक्षा में एडमिशन सत्र 2026-27 में लेंगे, तो उस कक्षा की फीस रसीद भी वहाँ पर आपको देनी होगी, क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करते समय वहाँ पर फीस रसीद भी ली जाती है। वहाँ पर आपके कॉलेज की फीस वगैरह कितनी है, वो सारी डिटेल वहाँ पर भरनी होती है। तो इसलिए आपको अपने कॉलेज की फीस रसीद भी देनी होगी। अब दोस्तों जो सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पर आय प्रमाण पत्र। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि जो है ये आय प्रमाण पत्र कितने वर्षों तक मान्य होगा, ये किसके नाम का होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के कारण ही बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो इस बार भी रिजेक्ट हुआ है, जबकि उन्हें पता नहीं था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए दिया गया है आय प्रमाण पत्र कितने वर्ष का मान्य होगा। तो दोस्तों अगर आप फ्रेश फॉर्म भरने जा रहे हैं, तब आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जिस दिन आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस दिनांक से 3 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। और अगर आप रिन्यूअल फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कराए होंगे, तो जो भी आय प्रमाण पत्र वहाँ पर लगाए होंगे वो चेंज नहीं होगा, तो आपको दूसरा आय प्रमाण पत्र उसमें बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वही आय प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो किसके नाम का होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है। अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपना आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं बनवाना है। आपको अपने पिता या माता या फिर माता पिता ना होने की दशा में आप अपने किसी अभिभावक का भी आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे, अपने नाम का आय प्रमाण पत्र जो है आपको अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो विभाग द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 7वें नंबर पर दिया गया है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर किसका किसका लगेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है उन्हें ये जानकारी नहीं होती है और वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और जो उनका पैसा है वो बेकार चला जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सही जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं, तभी जो है आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगेगा। और आप अन्य कैटेगरी यानी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तब आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, आपका केवल आय प्रमाण पत्र ही लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8वें नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं दिया गया है निवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो है वो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो जब अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तीनों ही बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो किसी भी स्टूडेंट का नहीं लगने वाला है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों। अब यहाँ पर आप 9 नंबर कॉलम पे देख सकते हैं दिया गया है काउंसलिंग डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के बेस पे होता है, जैसे उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर मेरिट तैयार की जाती है, उसके बाद ही उनका जो है वहाँ पर एडमिशन हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका फॉर्म कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है या जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कराते हैं, तो वहाँ पर काउंसलिंग डिटेल को फिलअप नहीं करते हैं, जिस कारण से आपका जब कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड किया जाता है तो वहाँ भी आपकी ये डिटेल नहीं भरी जाती है। तो अगर आप काउंसलिंग के बेस पे एडमिशन अपना लिए हैं, तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग डिटेल ज़रूर भरना है, नहीं तो यहाँ से भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का इस बार यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है, वो है यहाँ पर 10 नंबर कॉलम, बैंक पासबुक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिया गया है रिजेक्टेड यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। तो यहाँ पर दोस्तों कई स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो केवल एक छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो 2025 और 26 में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा था, तो उसमें बैंक पासबुक वगैरह नहीं लिया जा रहा था। जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपका एनपीसीआई और डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। किसी भी स्टूडेंट का, चाहे फ्रेश स्टूडेंट रहे हों या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट रहे हों, तो किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी किया गया है, क्योंकि
वो अपना अकाउंट तो वहाँ पर खुलवा लिए थे, लेकिन उसमें जो है वो एनपीसीआई और डीबीटी लिंक नहीं कराए थे। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट खुला है तो आपको उसमें ज़रूर चेक करना है कि आपके खाते में एनपीसीआई और डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं अपने मोबाइल से, तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है। आप वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल से आसानी तरीके से अपना एनपीसीआई और डीबीटी चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में लिंक है या फिर नहीं है। और दोस्तों अगर आपका एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है, आपका खाता जिस भी बैंक में है, आप वहाँ पर संपर्क करके अपना एनपीसीआई और डीबीटी लिंक करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आपका पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जैसे कि अभी हमने आपको प्रूफ भी दिखाया, वहाँ पर एनपीसीआई और डीबीटी लिंक ना होने के कारण बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म इस बार रिजेक्ट किया गया और उनको यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में भी चलिए हम आपको बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म और फ्रेश फॉर्म का टाइम टेबल जो है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 जुलाई को ही जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार रिन्यूअल फॉर्म का ऑनलाइन की जो डेट है उसको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों क्यों नहीं दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इस बार जो रिन्यूअल फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे इसके पहले आप किसी सीएससी केंद्र से या फिर अपने आप मोबाइल से भी अपना रिन्यूअल फॉर्म ऑनलाइन कर देते थे, लेकिन इस बार जो रिन्यूअल फॉर्म की ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया है। इस बार आप सभी के फॉर्म अगर रिन्यूअल कैटेगरी में होगा तो अब आपको रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं न कहीं आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो रिन्यूअल फॉर्म होगा वो सीधे आपके कॉलेज के लॉगिन पोर्टल पर दे दिया जाएगा। तो आपको अपने कॉलेज जाना है, तो वहाँ पर आपको अपना बायोमेट्रिक कराना है और हो सकता है दोस्तों आपसे केवल आपके गत वर्ष का जो अंक पत्र है उसको लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर आपका प्राप्तांक और पूर्णांक वगैरह उसमें भरकर फॉरवर्ड करना होगा। तो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। लेकिन आपका जो इस बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन होना है तो उसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन करने की डेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे और मैं आपको यहाँ पर फ्रेश फॉर्म का दिखाऊं, और यहाँ पर आप फ्रेश फॉर्म का भी देख सकते हैं, दिया गया है नवीन फ्रेश छात्रों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना, तो 22 जुलाई 2026 से 22 सितंबर 2026 तक। जबकि दोस्तों ये रिन्यूअल फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर केवल बायोमेट्रिक के लिए कहा जा रहा है। तो इस बार आपका ऑनलाइन रिन्यूअल फॉर्म का नहीं होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर नोटिस में तो यही दिया गया है जो भी हमने आपको बताया। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे ही लॉगिन पोर्टल ओपन होता है तो वहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म ऑनलाइन होता है या फिर नहीं होता है, उसको बाद में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।